इस मेहमान के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शकों की भारी मांग पर विजय केडिया सर। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर अगर हमारे आसपास लोग होते तो तालियों के साथ ही स्वागत करते सर। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से लोगों का, दर्शकों का की रिक्वेस्ट आ रही थी सर को कब आएंगे दोबारा, तो थैंक यू हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहली टिप्पणी सर आपसे जानना चाहेंगे बाजार को लेकर के कि अभी एक डर जो है वो ख़त्म सा हो रहा था। बुधवार को जो हुआ फिर से वो डर आ गया, और वीकेंड के अंदर जो हलचल हुई, जिस तरीके से फिर से युद्ध चालू हुआ, मतलब फिर से वो रात में जगना, देखना क्रूड कहाँ चल रहा है, ट्वीट क्या आ रहा है, वो फिर से मतलब एक प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अभी क्या लग रहा है सर आपको, ये जब तक ट्रम्प साहब हैं राष्ट्रपति के तौर पे ये चलता रहेगा, ये असमंजस का माहौल, डर का माहौल? नमस्कार सर, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। और मेरे को अच्छा लग रहा है अमर उजाला के इसमें मैं आता हूँ प्रोग्राम में, और चूंकि हिंदी चैनल है तो मेरे को और भी अच्छा लगता है मेरे को। और आपकी आवाज़ की जो खनक है ना, आपने जो पहला शब्द बोला उसी से मतलब आत्मा तृप्त हो गई। ये सर बताइए। तो देखिए सर, ऐसा है, शेयर बाजार के अंदर में दो चीज आपको समझना चाहिए, और शेयर बाजार के हमारे जीवन में भी दो चीज है। एक चीज तो है जो आपके हाथ में है और जिसको आपने बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, और एक चीज है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जैसे समझिए आपके हाथ में है कि ठीक है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और अपने नियमों को पालन करें। गाड़ी चलाते समय कि आप ठीक है बाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं, डबल क्रॉस नहीं करें, और एक लिमिटेड गति में गाड़ी चलाएं। हर तरह से आप अपने तरह से संजो लेते हैं, सीट बेल्ट बांधें आप, और सब तरह से समझ के फिर आप गाड़ी चलाते हैं। ये हो गया आपका इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि सर इसके बावजूद भी कोई दूसरी गाड़ी आकर आपकी गाड़ी को ठोक सकती है, ठीक है, आप उससे आहत हो सकते हैं। वो तो सर आपके हाथ में नहीं है, आपने सारे नियम पालन किए, लेकिन दूसरा गाड़ी कोई आ जाएगा, कोई साइकिल वाला, कोई स्कूटर वाला, कोई दूसरी गाड़ी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो ये तो आपके हाथ में नहीं। तो उसको तो फिर प्रकृति में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज तो अपने हाथ में है नहीं। तो सर शेयर बाजार में भी मैंने जो समझा है यहाँ पर मार्केट में यही है कि इंटरनल फैक्टर जो है, आप अपना देखिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छी कंपनियों में जाना है जिसमें मैनिपुलेशन उसमें नहीं जाना है, जिसकी सेहत अच्छी है वैसी कंपनियों में जाना है, बैलेंस शीट अच्छी है, फ्यूचर के अंदर में ग्रोथ है, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, पहले कोई रिकॉर्ड बना चुका है, या उसके प्रोडक्ट में दम है। ये सारी चीजें इंटरनल सर, ये हमारे हाथ में है, ये हम इसको कर सकते हैं, और ये हर समय करते रहना पड़ेगा। नए इन्वेस्टर के लिए इजी नहीं है, उनको ये सीखना पड़ेगा सर। अब उसके बाद में कभी बारिश आ जाएगी, या कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी इन्फ्लेशन आ जाएगा, कभी रुपी ये डिप्रिशिएट हो जाएगा, और ट्रम्प क्या कर लेंगे, और फिर वो हॉर्मुज में क्या होएगा, ये सर तो ये तो शायद भगवान को ही पता होगा, ये मालूम नहीं, ट्रम्प को भी नहीं पता एक्चुअली, सच बात तो ये है। तो क्योंकि वो भी कोई ना कोई एक्शन से उनका रिएक्शन आता होगा ना, जैसे कल वो ईरान ने बोल दिया कि नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, अचानक बैठे बैठे, ठीक है, तो ये अपने हाथ में है नहीं। तो इसके लिए रात को जगना जरूरी नहीं है सर, इसके लिए सब इतना ज्यादा चिंता करके आप क्या करेंगे सर जिंदगी के अंदर में, इतनी सारी चिंताएं सब आप ही करेंगे, तो हमारे पॉलिटिशियन क्या करेंगे, और फिर भगवान क्या करेगा। मैं हमेशा मजाक में पूछता हूँ, सारी चिंता तू ही करेगा तो भगवान क्या करेगा भाई। तो मेरी सलाह ये है कि इतना ज्यादा परेशान ना हो। आप इतना ज्यादा परेशान इसके लिए होते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, फ्यूचर में ऑप्शन में लगे हुए हैं, आज लिया कल बेचना, कल लिया परसों बेचना, रात को बेचना सुबह बेच देना, तब ये सब चिंताएं आती है। इन चिंताओं को दूर करने का कारण ये है, लॉन्ग टर्म का खाली निवेश करें सर, अच्छी कंपनियों में निवेश करें, तो बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। नहीं, जैसे हालात रख रहे हैं सर ना अभी, तो मतलब भगवान भरोसे ही है सब कुछ। लोग मतलब जो सब कुछ शांत हो जाए, एक चीज़ संभलती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ तो बाज़ार में चल रहा है। लेकिन सर मतलब मीडियम टर्म के लिहाज से अगर हम बहुत लंबा नहीं जाते हैं, अगर मध्यम अवधि का नज़रिया रखें, अब 2 साल से जो लोग कोविड के बाद से एंट्री लिए हैं, उन्होंने पहले तो शुरू में बहुत खाली मलाई मलाई देखी, पर ये जो समय उनका 2 साल का हो गया, जिसमें उन्होंने रेलवे में पैसे लगाए तो वो नहीं बंद हो गए, डिफेंस में लगाए तो बीच बीच में रैली आती है, लेकिन पीक पे जिन्होंने लिया है बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं बने। उनके लिए ये थोड़ा सा वक्त जो है पावर ठंडा पड़ गया, तो उनके लिए बहुत सारे सेक्टर्स में मौके काफ़ी हल्के हो गए। उनके लिए कितना अभी धैर्य उनको देना चाहिए, और कितने समय तक अभी इंतजार करें? क्योंकि लग रहा था ये साल अच्छा जाएगा बीते साल से, लेकिन 6 महीने गुजर गए, हमने एक हाई ज़रूर बनाया, लेकिन हम उस पर टिक नहीं पाए। तो अभी क्या नज़रिया क्या रखें बाजार को लेकर के? देखिए सर,
ये थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये हमेशा ऐसा ही कहता हूं कि जो निवेश भी जो है ये भी प्रकृति से आच्छादित है। समझिए, धूप छांव जैसे आता है, सुख दुख जीवन में आते हैं, सर्दी गर्म आती है, उसी तरीके से मार्केट भी है। तेज होना, ठंडा होना, मलाई होना, खुरचन होना या दूध का फट जाना, ये बड़ा कॉमन चीज है सर। यहाँ पे ये इतिहास हमको यही बताता है। और ये आज की चीज, ये कोई नया नहीं हो रहा सर। ये जो हो रहा है, जब से बिल्कुल शेयर बिल्कुल। बाजार है तब से होते आ रहा है। तो इसके लिए तो आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, और इसके लिए एक ही उपाय है सर। आप अगर खाली एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो है लंबी अवधि का निवेश। 4-5 साल का नजरिया रखिए। और एक बात और समझिए सर, 2020-21, 20 के बाद समझिए 21, 22, 23, 24 लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। शेयर 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हुए। सबके नहीं हुए होंगे, जो पहले से लगे हुए थे उनके हुए। और जो बाद में आए, जो 24 में, ये टेम्पटेशन के बाद में जो 24 और 25 में जो आ गए सर, उनको नुकसान हो गया उनको। तो ये मार्केट साइकिल में चलता है, जैसे प्रकृति साइकिल में चलती है सर, ऐसे ये भी साइकिल के अंदर में चलता है ये मार्केट। तो ये समझना पड़ेगा, अभी जो इजी मनी जो मार्केट में बना था 21, 22, 23, 24 में, वो अभी बंद हो गया है। अब इजी बनना इस मार्केट के अंदर में मुश्किल है। वो कभी कभी वो बड़ी, जब ये प्रकृति का सिद्धांत है सर, जो जो कंट्री के अंदर में जब जब तहस नहस हुई है, वो कंपनियां उस समय उसके बाद में राइज की है। ठीक है, ये ऐसा ही होता है। मार्केट का भी, जैसे जापान को ले लीजिए, कोई भी कंट्री को आप लीजिए, मार्केट का भी ऐसा सिद्धांत है। जब मार्केट बहुत बुरी तरह क्राइसिस हो जाता है, सब डूब जाता है, ऐसे लगता है दुनिया खत्म हो गई, जैसे क्राइसिस में हुआ, उसके बाद में मार्केट में बड़ी तेजी आती है। और जब मार्केट में बड़ी तेजी आती है, मार्केट यूफोरिक हो जाता है, पागलपन होता है, उसके बाद में मार्केट क्रैश हो जाता है। फिर उसको संभलने में फिर मार्केट साइडवेज चलता है। तो अभी जो ढंग है मार्केट का, मेरे को ऐसे लगता है इंडेक्स वाइज अगर आप बात करें तो ये साइडवेज मार्केट है। ये शायद और कुछ ऐसे ही चलेगा, नया हाई शायद नहीं दिखाएगा, मैं ऐसा सोचता हूं। और चूंकि लेकिन मेरा इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं। मेरे को वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। मेरे को लगता है उनके अंदर में ऐसे ऐसे शेयर्स आपको अभी भी मिलेंगे, चाहे इंडेक्स बढ़े या नहीं बढ़े, कम बढ़े ज्यादा बढ़े, लेकिन ये कुछ शेयर्स आपको ऐसे होंगे जो आपको मल्टीपल रिटर्न अगले 2-3 साल 4 साल में दे सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट में टिके रहना और मार्केट को पढ़ते रहना, कंपनियों की छानबीन करते रहना, ये ज्यादा जरूरी है। ये नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए आसान नहीं है। इतना आसान होता तो सर सभी देखिए यहाँ पर पैसे वाले बन जाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और सीखिए, उसके बाद में काम कीजिए। अब ये बात आपने सही की, बहुत सारे बाजार भले ही नहीं चला, बहुत सारे शेयरों में बहुत सारे पैसे बनते हुए दिखाई दिए। बीते 2-3, अभी कल परसों ही एक दर्शक आए थे, 220 या 240 में उन्होंने BSC लेकर के रखा हुआ था, अभी 3 साल पहले की उन्होंने खरीदा था। तो वहाँ पे भी आप देखिए कैपिटल मार्केट से जुड़े बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अभी ये क्यूपिड जैसी स्टोरीज भी आ जाती हैं, हालांकि वो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो जाती है, वो समझ में नहीं आता कि कहाँ महंगा है, क्योंकि वो चलता जा रहा है और लगातार चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एक समझना मुश्किल है। सर, अगर कोई शेयर को आइडेंटिफाई करना हो, आपका प्रोसेस क्या होता है? हालांकि आम आदमी उस तरह कर तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मतलब कैसे पता लगेगा कि ये इस कंपनी या इस सेक्टर में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? ऐसा है सर, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। इस बात में कोई, मैं नम्रता के साथ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए अनुभव की जरूरत है। आप मेरे को बोलेंगे, मैं जैसे मैंने बोला मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में कर सकता है। 2-3, 4, 5 साल लगेगा सर। मैंने जब शुरुआत की तो कोई डेटा ही नहीं मिलता था, अभी तो सारे डेटा फ्रीली अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है, लेकिन आप उन डेटा का क्या देखते हैं, उस पे उसको डेटा में क्या खोजते हैं, तो ये है सर। तो मेरे को ऐसे लगता है कि सर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ये भी समझ के चलिएगा। इसके लिए आपको जुटना पड़ेगा, तन मन धन से, तीनों से इसमें आहुति देनी पड़ेगी सर। टाइम देना पड़ेगा बाजार को समझने के लिए, कंपनियों को समझने के लिए। और मैं जो फॉर्मूला निकालता हूं, मेरा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है सर। मैं खाली कंपनियों के अंदर में ग्रोथ देखता हूं। मैं किसी भी कंपनी को पास्ट परफॉर्मेंस पे मैं नहीं खरीदता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे मैं कई जगह एग्जांपल देता हूं कि समझो सर, मैं आज ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाता हूं। आज सुबह 10 बजे मैंने ब्लड टेस्ट दिया कि हाँ भाई मेरे पूरी बॉडी का पूरा विश्लेषण करो, बताओ मेरे क्या पैरामीटर्स है, जो भी है। और वो सर क्या होता है कि उसके बाद में रिपोर्ट मेरी समझिए कल आएगी, लेकिन कल तो जो आज 10 बजे मेरी रिपोर्ट आई वो तो पास्ट टेंस है ना सर। वो तो मेरे इतने दिनों का जो खाया पिया सूंघा और जो किया है वो उन चीजों का परिणाम है ना सर। ये 24 घंटे के बीच में अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कुछ कर लिया होगा तो मेरी रिपोर्ट बिगड़ सकती है ना। तो मैं, लेकिन ये एक आधार है,
ये पास्ट रिपोर्ट एक आधार है कि हाँ मेरा हेल्थ ऐसा नहीं है बिना कोई बाहरी कोई तत्व के कि हाँ भाई जैसे मैंने बोला कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके अलावा मैं शायद ठीक हूँ स्वस्थ हूँ तो ये मेरा चलेगा, एक हमको आइडिया मिलती है। इसी तरह मार्केट में भी है सर, जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना सर, जो पास्ट बैलेंस शीट है वो आपको ये बताती है कि ये व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बहुत उत्तम है या यहाँ है प्रॉब्लम। अब लेकिन आपको ये देखने का है उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ अब आप क्या चौके छक्के मारते हो, आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का क्या उपयोग करते हो और किस तरह ग्रो करते हो। तो मेरा सारा आधार जो रहता है वो हर कंपनी में एक ही रहता है, ग्रोथ। ये आगे ग्रो कैसे करेगी, कितनी तेजी से वो ग्रो करेगी। जब मेरे को ये लगता है कि हाँ ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से या दूसरे सेक्टर से ये ज्यादा ग्रो कर सकती है तो मैं उसके अंदर में पैसे लगाता हूँ। वैसा ही वो फॉर्मूला भी मेरा इस्माइल का फॉर्मूला है जो आप सब जानते हैं। तो ये मैं सर इसमें इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो ये है सर। बहुत शानदार सर। और यही वजह है कि आपने जो है स्माइल शब्द जो बताया ना वो आपके चेहरे पे हमेशा दिखाई देती है और लोगों को ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के तो जीवन नहीं चलाना चाहिए। आगे बढ़ते सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे बहुत सारी सेक्टर्स को लेकर के बड़ी तनावपूर्ण स्थिति रही, खासतौर से आईटी को लेकर के। लेकिन अब जिस तरीके से Q1 के रिजल्ट्स आने शुरू हुए, TCS के रिजल्ट्स हमने देखे, क्या आईटी को अब इग्नोर करना बंद करना चाहिए? काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुका है, आपका व्यू कोई है आईटी को लेकर के? अभी दूर रहना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं बीच बीच में मिड कैप पे फोकस करें या लार्ज कैप पे फोकस करें? वैल्यूएशन को लेकर के अभी क्या आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आईटी को लेकर? आईटी में सर ऐसा है, मैंने तो आईटी में काम नहीं किया 2-4-5 साल में, मेरे को याद नहीं आता। कोविड के समय कुछ किया था, 2021 में कुछ लिया था, ओरेकल कुछ लिया, लेकिन मैं उसमें निकल गया था। ओरेकल बहुत अच्छा कर रहा है तो मेरा कोई इसमें अभी कोई मेरा होल्डिंग नहीं है। और मैंने आईटी में उसके अलावा कोई 4-5 साल में मेरे को याद नहीं कोई काम किया। मेरा मन भी नहीं है सर करने का, क्योंकि स्थिति बदल रही है। जो एआई वीआई को लेकर जो वातावरण बना हुआ है वो स्थिति बदल रही है। अभी मेरे ख्याल से ये जो रैली आई है जो हम आईटी में देख रहे हैं वो इसके लिए आई है कि शेयर्स बहुत बीटन डाउन हो गए, कंपेरेटिवली भी बहुत खराब हो गए दूसरों के कंपैरिजन के अंदर में। सबने डिफेंस का सेक्टर में 30-40-50 के पी में शेयर मिलते हैं, ये आईटी वाले 12-15 के आसपास आने लगे। तो ये एक रिलीफ रैली लगती है मेरे को। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सलाहकार नहीं हूँ सर, मैं खाली प्रोप्राइटरी। हाँ, मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत होता भी हूँ। और मैं किसी का पैसा भी मैनेज नहीं करता हूँ, ब्रोकिंग भी नहीं करता हूँ, कोई फंड भी मैनेज नहीं करता हूँ, किसी का न लोन लेता हूँ न देता हूँ। तो हाँ सर, अपना एकदम न उधो का लेना ना माधो का देना, वैसा हिंदी में बोलते हैं ना सर, अपना ऐसा हिसाब किताब है। तो मैं आईटी में काम नहीं करूंगा। मेरे को इसके अलावा अभी ऐसे लगता है सर ये छोटी छोटी कंपनियों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलने वाली है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के अंदर में। क्योंकि जो नए नए जो इनोवेशन होते हैं ना सर, वो छोटी कंपनियां ज्यादा कर लेती है। एक एग्जांपल देता हूं आपके दर्शकों के लिए, जैसे अभी सब जगह एआई की बातें चल रही है, लेकिन हमारे किसी भी कंपनी आज तक इंडिया के अंदर में एक भी प्रोडक्ट पैदा नहीं किया। आप सोचिए, हमारा 30-40 साल का आईटी का इतिहास हो गया, हम खाली सर्विस ही करते रहे, माने हम लेबर जॉब ही करते रहे, आज तक हमने प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया। ये देखा जाए तो बहुत एक मानी वीक पॉइंट है हमारा इंडिया का। लेकिन हमारा कभी प्रोडक्ट का रहा नहीं, क्योंकि हमारा R&D बहुत कमजोर है सर, हमारा इकोसिस्टम नहीं है कि हम प्रोडक्ट पे खर्चा करें। हमारे इंडस्ट्रीज भी देखते चलो इंपोर्ट कर लो, ये कर लो, जुगाड़ कर लो, अपने जुगाड़ू काम चलते हैं अपने। तो ये एक दूसरा मुद्दा है सर। तो मेरे को लगता है कि अब आईटी वाले को भी चेतना जगी है और सब लोग लगे हुए हैं कि हाँ हम भी सुधार, उनके पास पैसे बहुत है, क्योंकि ये कैश रिच कंपनियां सारी की सारी आईटी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया सर थोड़ी देर पहले, कैश रिच कंपनी है तो मैंने पुराना इतिहास है वो, आपका बैलेंस शीट में आपके पास जो पैसा है या जो आपके पास में है कैश, ये इतिहास है। इस बात का प्रमाण है मेरी, जो मैंने इसके पहले बोल के गया कि लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। इतना कैश रिच होने के बाद हर सारे लोग बाईबैक करते हैं, लेकिन इनका शेयर का वैल्यूएशन सस्ता है। 20 साल में ऐसी वैल्यूएशन नहीं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर लोगों को लगता है कि ये स्प्रिंट दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, ये स्वस्थ आदमी कुछ कमाल करेगा कि नहीं करेगा, लोगों को लगता नहीं करेगा। लेकिन इनमें चेतना जगी है। जैसे TCS भी बोला वो एआई वगैरह में जा रहा है जोर शोर से, उसने शुरुआत भी की है। लेकिन आज का पूरा टोटल टर्नओवर उसका का रेशियो जो एआई वाला है वो खाली 8% है सर, 8% खाली। तो 92% अभी भी सर्विसेज से दूसरी जगह से आता है। तो ये जब जब लोगों को थोड़े दिन बाद लगने लगेगा कि 8 का 12 हो रहा है, 16 और 18, तब ये शेयर से री रेटिंग जरूर होंगे। क्योंकि जिनके पास में पैसा होगा
तो वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं और प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। फॉरेन वाले भी उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि चलो हम तुमको मदद करते हैं। थोड़ा लॉन्ग होल है अभी मेरा इसमें। ये जो लिस्टेड वाले आईटी हैं, हाई जो भी लार्ज कैप इनको बोलते हैं, मेरा उसमें पर्सनल मन नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जी। और अपने पास पैसा लिमिटेड है ना बाबा, आपको 10 आइडिया ढूंढनी है भाई साहब। अपने को जरूरी थोड़ी है कि ITCS में मेरे को हाँ पैसा हाँ, बिल्कुल कमाने का। बिल्कुल। तो आपको 10 आइडिया ढूंढ ली, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद मजा करो, क्या करने का। सर, जब भी आप आते हैं बहुत लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात ना हो पाए, कम से कम कुछ ऐसी बात हो जाए जिसके माध्यम से लोग एक आइडिया लगा लें। सेक्टर आपने कहा, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे मिड कैप में, स्मॉल कैप में अच्छे मौके हैं और वो दिखाई भी दे रहे हैं। सर, अभी कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसी थीम है जो आपको अच्छी लग रही हो, जिन पे आपको लगता है कि ध्यान देना चाहिए, या फिर वहाँ पे वैल्यूएशन जहाँ पे अच्छे शेयर हैं वहाँ ढूंढने चाहिए? अलग अलग थीम चली, कैपिटल मार्केट की के शेयर्स बहुत चले, ग्रो चल गया, नए शेयर आ करके, सम्मान कैपिटल में अच्छा मोमेंटम आ गया, BSE चल गया, CDSL चल गया। इस तरीके से कौन सा मतलब सेक्टर आपको लग रहा है कि जहाँ पे अगली रैली जो है वो वहाँ पे देखने को मिल सकती है? तो सर इसमें ऐसा है कि मैंने अभी एक फॉर्मूला निकाला है, एक एक्रोनिम निकाला है, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला नहीं, एक्रोनिम निकाला है, जिसको मैंने नाम दिया है राइज, RISE। तो मेरे को ये शेयर्स अच्छे लगते हैं। एक तो R स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो मेरा उनमें इन्वेस्टमेंट भी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। एक अनलिस्टेड कंपनी भी है और दो तीन लिस्टेड कंपनियों में। तो मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है इनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन इनमें ध्यान रखना चाहिए इनके अंदर में कि इनके अंदर में कंपटीशन आ सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से बहुत लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हर समय मार्केट कभी भी 100% निश्चितता की स्थिति में नहीं रहता है, अनिश्चितता हमेशा मार्केट में रहती है, ये इन्वेस्टर को समझना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आप खुद नहीं गाड़ी चला सकते तो ड्राइवर रख ले, इसका मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और ये सब लोगों की बातों में ना जाए, उसमें कुछ नहीं बनता है, कम पैसा बनता है, परसेंटेज वाइज नहीं बनता है, ये सब बकवास की बातों में ना जाए। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आपको गाड़ी चलानी ही है तो सर आपको ड्राइवर रखना ही पड़ेगा। चाहे ड्राइवर भी आपका एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन आप तो बुरा एक्सीडेंट कर दोगे कि आपको चलानी नहीं आती, वो कम से कम कुछ सेफ, कम ग्रेविटी वाला एक्सीडेंट करेगा, ये जरूर समझ के चले। तो और दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो राइज स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, और आई जो है वो सर इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि किसी भी कंट्री का विकास बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं हो सकता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत पीछे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी तेजी आई थी 2003 से लेकर 2008 तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 20, 30, 50, 100 गुना हुए थे सर। उसके बाद में वो साइकिल खराब हो गया और कंपनियां बहुत सारी, कंपटीशन भी खूब आ गया, छोटी छोटी कंपनियां भी बहुत आ गई। अब सब मिटा गई हैं, सब खत्म हो गई है, बंद हो गई है, डिफॉल्ट हो गई है, कुछ बची सब NCLT में 70-80% कंपनियां छोटी वाली NCLT में चली गई थी। अभी सब उससे निकल कर आई है, 10-15 कंपनियां बची है इंडिया के अंदर में। मेरे को लगता है कि उनका भविष्य अच्छा है, अभी वो अच्छे वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी कम है, काम करने वाले भी कम। तो एक उनमें ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब तरह की कंपनी आती है सर, जो डैम बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, समझिए इस तरह की। एक वो मेरे को अच्छा लगता है RI, और S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी सर, उसके अंदर में डिफेंस के शेयर्स भी अच्छे आ जाते हैं। और उसके अंदर में वो तो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, एक होता है डिजिटल सिक्योरिटी, जैसे साइबर सिक्योरिटी की कंपनियां, मेरे को वो भी अच्छी लगती है सर। लेकिन वो सस्ती नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा, या आपको समझ के लेना पड़ेगा कि शायद ये महंगा ही रहेगा तो मैं महंगा खरीदूंगा। वो आपको अपने मन से समझौता करना पड़ेगा। और लास्ट का जो E है वो उसका मतलब इमर्जिंग थीम होता है सर। उसके अंदर में समझिए वो डेटा सेंटर वाले आ जाते हैं, केबल वाले आते हैं, पावर वाले आ जाते हैं। और इन पावर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोला उसमें पावर भी आता है सर। जी। और हाँ, तो और R के अंदर में रिन्यूएबल मैंने लिखा, सोलर और हाइड्रोजन, और समझिए जो विंड होगा वो R में आ गया, इंफ्रा में भी पावर भी आ गया। पावर की बहुत बड़ी डिमांड निकलने वाली है, पावर की शॉर्टेज होने वाली है, तो वो भी इंफ्रा में आ गया, जो पावर प्लांट बनाते हैं, करते हैं, जो मेंटेन करते हैं। तो लास्ट का E जो मैंने बताया इमर्जिंग थीम, वो डेटा सेंटर है, AI है। लेकिन इसके अंदर में अभी कोई बहुत कंपनियां अभी लिस्टेड नहीं है, तो मैंने है भी तो बहुत एक्सपेंसिव। इनको ध्यान में रखना चाहिए इन सेक्टर पे। कभी बाजार में गिरावट आती है, जोर से पैनिक आता है, उस समय लेना चाहिए सर। गिरावट में जो है
अच्छे मौके यहाँ पर मिल सकते हैं जो सर को पसंद आ रहे हैं। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, बहुत सारे शेयरों पे काफ़ी सारी बातचीत हम लोग करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी में डिफेंस स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, गिरावट में खरीदने की सलाह है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनियाँ अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं, थोड़ा कम हो जाएं उसके बाद जो है आप मौके देख सकते हैं। पावर सेक्टर में अच्छे मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से हर साल तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर डिमांड अभी भी जो है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि अब आपने पावर का जिक्र किया या कहीं पर भी अगर आप उत्तर दे सके तो बहुत सारी हर साल तापमान बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन पावर सेक्टर के जो खासतौर से पीएसयू स्टॉक चल नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या प्राइवेट पे आपको लगता है कि फोकस ज़्यादा करना चाहिए? पीएसयूज पे दबाव रहता है गवर्नमेंट का, इसलिए वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुछ इसको लेकर के कुछ गुत्थी सुलझाएंगे क्या सर आप? सर ये बड़ा विस्मय का विषय है जो आपने विषय उठाया है, वो बड़ा विस्मय का विषय है सर। ये मैं भी कई बार सोचता हूँ। एक जैसे शेयर्स के नाम लेता हूँ आपको, मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। जैसे एनटीपीसी है जी सर, ऐसी कंपनी इंडिया में बन नहीं सकती। वही चलती नहीं सर जी, चलती नहीं बल्कि गिरी हुई है ऊपर से 30-40% गिरा हुआ। अभी 220-25 का भाव अभी था थोड़े दिन पहले, अभी तो शायद कुछ या 200 या 325 मेरे को याद नहीं आता है, वो 20-30% तो अभी गिर गया। बिल्कुल ऐसी कंपनी बन नहीं सकती है सर। और मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे को लिया हुआ भी नहीं है, बता रहा हूँ, लेकिन मेरे रडार पे है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है सर, ऐसी नहीं सकती है। ग्रिड की शॉर्टेज होने वाली है, बोलते जितने जिस हिसाब से सोलर प्लांट आ रहे हैं, दूसरे प्लांट आएंगे, वो बिजली तो एक्चुअली ग्रिड में डालेंगे। और ये हर साल 25-26 करोड़ का एक कंपनी एक्सपेंशन करती है, लेकिन समहाउ लोगों का इन पर फेथ नहीं है सर। क्योंकि गवर्नमेंट का जो माने ऐसा है ना, जहाँ गवर्नमेंट वाली कंपनियां हम सभी जानते हैं, वहां पर बड़ा ब्यूरोक्रेसी चलती है सर। गवर्नमेंट की कंपनियों में डिसीजन लिए नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन जो इनको लेने पड़ेंगे 15 दिन के अंदर में, वो भी सर डिले हो जाते हैं। मैं कई बार जब मेरा कोई बातचीत पढ़ता, कोई इंटरव्यू पढ़ता हूँ, कोई बोलता, मैं सोचता हूँ कंट्री चलती कैसी है। तो कोई बात नहीं, उसको तो वो अपने हाथ में नहीं है। तो वो मेरे को भी इस बात का, मेरे को ऐसे लगता है कि इसका कब होगा। लेकिन अब इसका दूसरा बात ऐसा समझिए सर, इस बात को मैं अपनी बात को काटता हूँ। डिफेंस के सारे शेयर तो सर प्राइवेट, माने मेजोरिटी शेयर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ही है, आप समझिए। तो वो तो चले 3-4 साल के अंदर में, तो बीजीआई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीएचईएल और बीईएल और बाकी और जो कई कई शेयर्स हैं सर, वो तो चले ही हैं। लेकिन तो ये तो इन बात का उत्तर नहीं मिलता। इसमें यही है कि अगर आपको समझ में आता है तो भाई आप उनको होल्ड कीजिए, कभी उनका भी शायद टाइम आएगा। सस्ते शेयर्स हैं तो कभी उनका टाइम वक्त आएगा। बिल्कुल वक्त आएगा। एक सर वक्त की बात चली तो एक रेलवे को लेकर के भी वक्त जानना चाहेंगे, इनका वक्त कब आएगा? बुलेट ट्रेन की बातचीत हो गई, अब डेट फाइनल होने की बातचीत हो रही है, ट्रायल शुरू होने जा रहा है। हमारे मतलब इतने ऑर्डर भी मिल रहे हैं, लेकिन वो रेलवे के साथ भी वही सुस्ती, वो जो चलना था 2 साल पहले चल गए। क्या वो इतने महंगे हो गए हैं कि इतना सब कुछ के बावजूद लोगों को महंगे लग रहे हैं? क्या कुछ टिप्पणी करेंगे सर रेलवे को लेकर के आप? मैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा कोई रेलवे का शेयर्स मेरा लिया हुआ भी नहीं है मेरा, लेकिन उसमें भी फॉर्मूला वही लगता है। लेकिन जहाँ बुलेट ट्रेन का जहां तक सवाल है ना सर, बुलेट ट्रेन क्या वो जापानीज लोग बना रहे हैं वहां पे सर। तो उनका जो काम होता है वो टाइम बाउंड होता है उनका। उनको 31 अगस्त 2027 फॉर एग्जांपल ये पूरा करना है, तो पूरा करेंगे वो लोग, नहीं तो लोग आएंगे नहीं आपके कंट्री में। तो उनसे रिलेटेड तो जो भी कंपनियां हैं सर, उनको बेनिफिट होगा। ऐसे भी रेलवे के अंदर में बहुत बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है सर। सारे लाइनें वाइनें, वंदे भारत इधर उधर चारों तरफ फैलाई जा रही है, और भी वो ट्रैक हो रही है रोज हर। तो इनके फ्यूचर ब्राइट है। और शेयर्स महंगे हो गए थे ना सर, अल्टीमेटली बात यही है। अभी एक कोई शेयर से 40 में मिल रहा है, वो भी पीएसयूज है। कोई शेयर 8 के पी में मिल रहा है, वो भी पीएसयूज है। तो अभी तो, लेकिन मेरे को लगता है इनका फ्यूचर ब्राइट है सर, इनका ऐसे लगता है मेरे को। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया सर, ये रेलवे वगैरह भी जो आ गए, एयरपोर्ट आ गए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आते हैं। इनका फ्यूचर ब्राइट है सर। एक सर, जब आप इतनी सारा एनालिसिस करते हैं, आप भी मतलब ठीक है टेंशन तो उतनी नहीं लेते, लेकिन फिर भी ये रुपए को लेकर के, क्रूड को लेकर के सोचते हैं सर ये कहाँ जा कर के, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी तो नहीं देखी थी। वो कुछ कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। मतलब आप एनालिसिस कैसे करेंगे? क्योंकि आप आज कुछ एनालिसिस करते हैं, रात में उससे ठीक कोई ट्वीट आ जाता है विपरीत स्थिति का। तो अब लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, तो पता लगता है कल स्थितियाँ बदल गई। ये जो चीज़ें बदलती रहती हैं, तो रुपया और क्रूड, इन दो को लेकर के क्या नज़रिया है आपका? इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर?
सर इसका नजरिया यही है कि रुपया और क्रूड, सारा आरबीआई को सोचने दीजिए। सारी चिंताएं आप ही ले लेंगे तो फिर आप जीवन कैसे जिएंगे, मेरे को बताइए। आदमी का एक चरित्र ऐसा ही होता है सर, जनरली मेजोरिटी ऑफ लोगों का। हम दुख खोजते रहते हैं, हम जीवन के अंदर में सुख नहीं खोजते हैं, दुख को ही खोजते रहते हैं, उन्हीं को पॉइंट ढूंढते रहते हैं। आप क्या क्या उखाड़ लोगे सर, मैं स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं कि रुपये 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं भाई इसमें क्या करेंगे उसके अंदर। और एज ए सिटीजन, एज ए नॉर्मल सिटीजन आप समझिए, अगर मेरे को रुपया 100 भी हो जाता है, आप मेरे को बताइए मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। अनटिल अनलेस मैं कोई विदेश की यात्रा में जाने वाला हूँ, ठीक है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इन्फ्लेशन आएगा, जो इंपोर्ट हो रहे वो चीजें महंगी हो जाएंगी, होंगी तो होंगी सर, वो अपने हाथ में नहीं है। इतनी सारी चिंताएं लेकर क्यों हम शेयर बाजार के अंदर। आप मेरे को एक बात बताइए, एक दुकानदार जो बैठ के दुकान अपने चला रहा होगा, वो जूते ही बेच रहा होगा अपने दुकान के अंदर, वो क्या रोज बैठ के क्रूड का भाव देखता होगा क्या सर? ये क्रूड क्या हो गया, ये रुपी क्या हो गया? उसका भी तो कोई ना कोई केमिकल हो सकता है, अगर बैक में अगर जाएंगे तो उसका भी कहीं ना कुछ क्रूड पे इम्पैक्ट होगा। सारी चीजों का क्रूड पर इम्पैक्ट है। तो इन चीजों के उत्तर नहीं है, जो होता है होने दीजिए उससे अपने को। इसी बोलकर मैंने बताया कि कंपनी का पास्ट देखिए कि सेहत अच्छी है, फ्यूचर में ग्रो करेगी क्या। तो फ्यूचर में ग्रो करने में जो कंपनी का पास्ट अच्छा है, ये छोटी मोटी ये क्रूड की जो प्रॉब्लम आएंगी या रुपये की प्रॉब्लम आएगी, अगर उसका पास्ट बैलेंस शीट अच्छी है, वो उसको झेल कर निकल जाएगा सर। 10 साल 12 साल पहले तो क्रूड $135 था, अगर आप देखा जाए तो समझिए। कंट्री चलती रहती है सर, ये सब चीजें बीच बीच में। अभी भी $115 था, एक महीना 1.5 महीना पहले, अभी वापस 80 आ गया। और ये चलेगा, पूरी दुनिया सट्टे में लगी है सर, आप ये समझ लीजिए। पूरी दुनिया सट्टे में लगी है, कभी एल्यूमिनियम में सट्टा चल रहा है, कभी जिंक में, कभी इसमें, कभी उसमें कॉपर में, तो कभी रुपी में, और कभी क्रूड के। सोने चांदी में भी बहुत सट्टा चला सर। सोने चांदी में सोचिए 3-3 गुना सर, सोना चांदी हो गए 3 गुना 5 गुना भाई। सोलर में लग रही है, सोलर में 20 साल से लग रही है भाई, आज नया नहीं लगना चालू हुआ, आज नैरेटिव बेच रहे हो। तो जब नैरेटिव आने लग जाता ना सर, समझना चाहिए कि इसका बट्टादार होने वाला है एक बार इसका। इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, आपने एक बात अभी कही ना कि सब सट्टा कर रहे हैं सर, आपने मतलब शायद हमारे यहाँ बातचीत में या कहीं आपने बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि आपने भी सट्टे में बड़ा नुकसान किया। तो और आपने भी पहले जब करियर आपका शुरू हुआ तो कुछ एक सट्टे लगाए थे। तो उससे क्या कुछ सीखा आपने? वो जब अब चूँकि मुझे बताया गया कि आपके जाने का भी वक्त हो रहा, तो कुछ सीख अपना अनुभव थोड़ा शेयर करते हुए जाएं सर। जो लोग अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, या कुछ लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ लोगों के खराब, आपका जो खराब एक्सपीरियंस रहा उससे क्या सीखा आपने? नहीं, मैं अभी जितनी भी बातें कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको जो भी समझिए नए इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर को, जो भी आपको सीख बोलिए या एक फ्रेंडली एडवाइस बोलिए, जो भी बोले, वो भुक्तभोगी जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर में, वो भुक्तभोगी आपके सामने ये बातें कर रहा है। ये सारी बातें मैंने कहीं देखी नहीं है, ये बस सारी बातें मैंने महसूस की है। तो और कुछ एक सट्टा नहीं किया, पूरा 10 साल मैंने मेरे जीवन का सट्टे के अंदर में लगाया, और 10 साल बाद भी 10,000 रुपया नहीं बचा मेरे पास में। तब मेरे को जाकर ही रियलाइज हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी में क्या होता है ना सर, आपका कंपटीशन, हम बोलते हैं ना कि आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं है, तीसरे से नहीं है, खुद अपने आप से है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, आपका कंपटीशन अपने आप के माने आपके ज्ञान से नहीं है, आपकी एज से भी है, आपकी उम्र से भी है आपका कंपटीशन। जो आपको आज करना है वो 20 साल में उसकी स्थिति बदल जाएगी, मेरा मतलब है बोलने का ये। तो क्या होता है, 10 साल करने के बाद जब मेरे को ये रियलाइज हुआ, 10,000 रुपया भी नहीं बचा पाया मैं, तो आया और गया, आया गया, रोज आया राम गया राम, यही चल रहा है। तो मतलब मैं कौन से धंधे में लगाऊं भाई, मेरे तो उम्र गुजर जाएगी ऐसे करते करते। तो इसका आप ग्रेविटी आप समझ लिए कि 10 साल में 10,000 रुपया नहीं बचा। तब मैंने फिर उसको अपने जीवन को थोड़ा अपनी समीक्षा की कि क्या किया मैंने, क्या नहीं किया, और ये रियलाइज किया कि शायद मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्या ना सर, लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं, ऐसे कोई नहीं सीखता जिंदगी के अंदर में, और अच्छी बात है। तो मैं ठोकरें इतनी खाई तो उससे थोड़ा ज्ञान हुआ कि हाँ भाई अपने को इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट में उल्टा सीधा हुआ तो ये समझ में आया, नहीं इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में तो ये भी समझ में आ गया कि नहीं भी जो इतिहास वाली जो कंपनी है, जो बहुत बड़ी है, वो कल बीमार पड़ सकती है, कुछ अचानक कुछ चेंज हो जाएगा, कल क्रूड में प्रॉब्लम आ जाएगी, रुपये में प्रॉब्लम आएगी, उसका 80% समझिए इंपोर्ट हो रहा है, उस कंपनी का प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी समझ में आ गया कि भाई इतिहास देखकर खाली कंपनी को इन्वेस्ट नहीं करने का, उसके आगे की ग्रोथ देखने का।
लेकिन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ये बताती है कि छोटी मोटी बीमारी आएगी, छोटा मोटा अगर कोई सर्दी खांसी बुखार जुखाम और ये सब सब हुआ तो अच्छी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अगर अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसको वो झेल लेता है और वो खड़ा रहता है। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ सर, ये पूरी जिंदगी से अपनी जिंदगी को झांक कर देखा है तो समझ में आया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ, मतलब मन करता है आप बोलते रहें और सुनते रहें। लेकिन अब समय की बाध्यता है सर, कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है मुझे कि सर कोई व्यस्तता है, लेकिन जाने से पहले ट्रम्प साहब, क्रूड, रुपया, ये सब सारे जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उसके चलते अगर 2 लाइन अगर आप इन पे कुछ आपने लिखा सर, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते रहते हैं, 2-4 गीत गुनगुनाते रहते हैं, हम लोग आपको सोशल मीडिया पे आपके चैनल पे सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है सर। तो अगर कुछ आप इन पे कुछ आसपास कुछ लिखा सर, या बाजार में जितनी उतार चढ़ाव है इसको लेकर के? उसके सर मैंने ट्रम्प के लिए को लिखा था कि वो है कि उसका सेकंड अंतरा वो उसका ऐसा था कि मैंने लिखा कि अच्छा हुआ तुमने हमको उठाया, हमने भी सोई शक्ति को जगाया, अब हम नए रास्ते ढूंढ लेंगे, विकसित भारत का अब टाइम आया, 2047 तक जाकर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाकर ही हम लेंगे सांस, रचना है फिर इतिहास, रचना है फिर इतिहास। सर वो उसकी धुन थोड़ी सी मतलब अगर बता देते तो सब समझ में नहीं, आप इतने मतलब इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, हल्का सा बस 1 लाइन 2 लाइन अगर हो सके तो धन्यवाद करने से पहले सर। अच्छा, सरस्वती माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप ऐसे ही आपके गले में ताजगी बनी रहे, और आपका ज्ञान जो है लोगों को आपको तो लाभान्वित करे, हमारे तमाम दर्शकों को और जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको लाभान्वित करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी समय हो थोड़ा समय दे दिया कीजिए, अच्छा लगता है बात करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।